गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके हम आपके सामने आए हैं। और ये चूंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर है। हालांकि ये वीडियो तो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का जो एग्जाम है जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, उन सारे एग्जामों में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, एक्चुअली आधुनिक इतिहास का। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू से पढ़ेंगे। क्योंकि आधुनिक इतिहास क्या है दोस्तों, जितने भी एग्जाम है, जहां भी जीके जीएस का रोल होता है, उसमें आधुनिक इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। क्योंकि पहले प्राचीन और मध्यकालीन से भी पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है कि उसके क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई है और उसके स्थान पर आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास के क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर एग्जाम कब से होगा, फॉर्म कब फिलअप होगा। तो दोस्तों, अब इसका कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है और ना ही कोई ऑफिशियल न्यूज आया है। लेकिन हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि होली के बाद, ठीक है, ये संभव है, बहुत संभव है कि होली के बाद आपका फॉर्म फिलअप का डेट आ जाए। ठीक है। और जब आएगा तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, जो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं, आपको पता है दोस्तों कि चूंकि जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पहले ही बता चुके हैं, है ना। इतिहास, भूगोल और नागरिक, है ना। तो इतिहास का 3 पार्ट है ना। तो 3 पार्ट में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो चूंकि दोस्तों अभी जस्ट क्या है कि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन राइज किया जाता है। ठीक है। इसलिए हम लोग आधुनिक इतिहास को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। और ये लगभग लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए तो देखते हैं। कहा दोस्तों कि बिहार शिक्षक भर्ती, है ना, बिहार शिक्षक भर्ती, ये एक्चुअली दोस्तों पीआरटी इवन सबके लिए है। जरूरी नहीं है कि पीआरटी, जो अगर मान लीजिए कि अगर कोई 9th 10th वाले भी अगर फॉर्म फिलअप करेंगे, या पेपर 2 वाले भी जिनका कि लगभग अगर 8 में है, 8 का तैयारी करना चाह रहे हैं, वो भी इस चीज को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो उनके लिए भी ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। सामाजिक विज्ञान वो है। फिर आधुनिक इतिहास, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री वही है। ठीक है। चलिए, अब क्या है दोस्तों, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो दिया हुआ है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको पता होगा कि पहले पुर्तगाली आया था, है ना, 20 मई 1498 ईस्वी को। फिर वहां वो आता है कालीकट में, केरल का एक जगह है कालीकट बंदर का, वहां पे आता है। और वहां का जो शासक था जमोरिन, वो एकदम दिल खोल के उसका स्वागत करता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, कहा था कि भारत को खोज किसने किया, तो पट से बोल देते हैं किसका नाम, तो वास्को डी गामा का। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का खोज उन्होंने नहीं किया था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। ये दोनों दो बातें हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधे कहे कि भारत का खोज कर देते हैं, ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था किसने, तो वास्को डी गामा ने। ठीक है। तो वो सारा इसमें पढ़ेंगे। आपको पुर्तगाली पढ़ना होगा, डच पढ़ना होगा, अंग्रेजी पढ़ना होगा, डेन पढ़ना होगा, है ना, फिर फ्रांसीसी भी पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिक लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और उसका जो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, तो इसलिए इसको हम लोग एकदम इंपॉर्टेंस रखे हैं। और यहां से लगभग दोस्तों आपका सिर्फ इस आज का जो क्लास होगा, वहां से लगभग 3 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से शुरू करेंगे। वैसे मित्र जिनको आज तक आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है। और ये दोस्तों आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए भी स्पेशली बनाया गया है, लेकिन ये सभी लोग का है ना। चलिए, तो दोस्तों कहा कि आधुनिक इतिहास, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों कि
चलिए, कहा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्यारे दोस्तों, कहा कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। एक व्यक्ति था दोस्तों वास्को डी गामा, ठीक है, वो एक्चुअली पुर्तगाली व्यक्ति था और एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। मतलब जो रास्ता दिखाता है उसी को क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक बोलते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मजीद। तो गुजराती व्यक्ति था अब्दुल मजीद, जिसने क्या किया, वास्को डी गामा का रास्ता दिखाया भारत में आने पर, और वो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था कालीकट, वहां पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचता है। उसने यहाँ पर पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग का खोज किया। प्यारे दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भारत के नए समुद्री मार्ग का खोज किसने की, ठीक है, मतलब तो वास्को डी गामा ने। यहाँ पे ये मत नहीं लिखा हुआ है कि हाँ भारत का खोज किसने किया है, क्या लिखा है कि उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है। फिर दोस्तों कि कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। प्यारे दोस्तों, जमोरिन जो था वो क्या करता है, तत्कालीन शासक था कालीकट का, और वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत करता है। वास्को डी गामा भारत आगमन से पूर्व पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। प्यारे दोस्तों, जब पुर्तगाली जब आया तो भारत, ये वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत और पुर्तगाली दोनों में क्या होता है, दोनों के मध्य एक एकदम नए युग से व्यापार क्षेत्र का क्या होता है, शुभारंभ होता है दोस्तों। चलिए, कहा दोस्तों कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है कि वास्को डी गामा ने जो काली मिर्च का व्यापार किया था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा कमाया। तो प्यारे दोस्तों 60 गुना प्रॉफिट कमाया, यही 60 गुना है, ठीक है, 60 गुना मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। अब होता क्या है दोस्तों कि वास्को डी गामा आते हैं केरल में, और आपको पता है दोस्तों कि केरल को ही क्या कहते हैं, मसालों का शहर कहा जाता है। और इसी कारण से दोस्तों क्या हुआ कि वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल मिर्च भी, गोल मरीच भी बोलते हैं, है ना, यहाँ से ले जाता है और वास्को डी गामा वहां पे पुर्तगाल में 60 गुना प्रॉफिट पे बेचता है, फिर आता है, फिर ले आता है, और ये क्रम चलता रहता है ना। और इसी प्रॉफिट से और लोग प्रेरित होकर पुर्तगाली भारत आते हैं, वो भी यहाँ से ले आते हैं और व्यापार करने लगते हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाली 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया। प्यारे दोस्तों 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और गवर्नर था, ठीक है। और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों कि शांत जल नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या करता है, नीति का प्रतिपादन करता है। अब कहता है कि अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में, जैसे ही क्या होता है कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा आता है 1505 में, और अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है 1509 में, और जैसे ही 1509 में आता है तो ठीक एक साल बाद ही क्या करता है कि बीजापुर का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लेता है और अपने अधिकार में कर लेता है, ठीक है। और इसे भारत का पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानता है। प्यारा दोस्तों, स्थापना कोई और करता है, लेकिन जो पावरफुल होता है, जिसके रीजन में ज्यादा वर्क होता है या जो ज्यादा प्रचलित होता है, उसको वास्तविक संस्थापक के रूप माना जाता है। जैसे किसी राज्य का डेवलपमेंट जो ज्यादा करेगा उसको क्या क्या कर दिया जाता है, वास्तविक संस्थापक के रूप में मान लिया जाता है। फिर कहा कि अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशियाई की महत्वपूर्ण मंडी था एक, जिसका नाम क्या था, मलक्का, और 1515 ईस्वी में 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशियाई का महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था हरमुज, और उस पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, दोनों पर ही अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक व्यक्ति था दोस्तों, नीनो डी कुन्हा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीनो डी कुन्हा क्या था, तो प्रमुख गवर्नर जनरल में से क्या था, एक था। कौन, कहाँ का था, पुर्तगाल का था। यह वर्ष 1529 से 1538 तक गवर्नर था। 1529 से लेके और 1538 तक क्या गवर्नर था दोस्तों। फिर कहा कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की,
ठीक है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। प्यारे दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा। और स्पेन यात्री कोलंबस था दोस्तों, जिसने क्या किया, अमेरिका का खोज किया। ठीक है, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक था दोस्तों, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और होलैंड होलैंड के तस्मान ने वान डिमांस लैंड्स, वर्तमान जिसको क्या बोलते हैं, तस्मानिया बोलते हैं, तथा न्यूजीलैंड का खोज किया। फिर है पुर्तगालियों के भारत में प्रथम जो दुर्ग था दोस्तों, भारत के भी प्रथम यूरोपीय दुर्ग था, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, हालांकि इसमें वह वायसराय नहीं था, और इसके द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। अजदीप और कोन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मेडा द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, मतलब अजदीप एक जगह है और कन्नौर, उसमें जो पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया गया था वो किया गया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा, और यह 1505 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, अब कहा दोस्तों कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। जो सबसे पहले मध्यकाल में व्यापार संबंध स्थापित किया था वो था कौन, तो पुर्तगीज। फिर कहा कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे क्रम का बात कर रहा है, मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, है ना। तो ये क्रम भी कई बार पूछ देता है, और ये बीपीएससी 68वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला जो है दोस्तों कौन है, तो पुर्तगीज है, दूसरा डच है, फिर अंग्रेज है, डेन है, और फिर फ्रांसीसी है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला कर लीजिए या जो कहिए वो है। जैसे पहले पुर्तगीज, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पी लिख देंगे, है ना। फिर डच है ना, तो फिर डच, तो फिर डी लिख देंगे। फिर अंग्रेज है ना, तो ई लिख देंगे। ठीक है, और फिर आपका डेन है, तो डेन है तो डी एन लिख देंगे, और फिर आपका फ्रांसीसी है तो एफ लिख देंगे। मतलब दोस्तों कि इसको आप याद करने का क्रम याद रखिएगा कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन का क्रम है तो पीडीई डीएनएफ। ठीक है, तो पीडीई डीएनएफ। ठीक है दोस्तों, फिर कहा कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में गया 1961 ईस्वी में। ठीक है, वापस गया 1961 ईस्वी में। गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जो था दोस्तों, उसका नाम था जनरल मैनुअल एंटोनियो वलासो ए सिल्वा, वसालो ए सिल्वा। ठीक है, जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, जो उसका शासनकाल था क्या, 1958 से लेकर 1961 तक था। फिर कहा दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो गोवा का गवर्नर जनरल था दोस्तों, गोवा का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था जोसेफ फेरेरा बुस्सा। ठीक है, जोसेफ फेरेरा बुस्सा। ठीक है, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए। मतलब दोस्तों कि जितना भी यूरोपीय शक्ति है ना, उन सभी में जो सबसे पहले जो समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया वह कौन था, तो पुर्तगाली था दोस्तों। फिर है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री 1505 ईस्वी में। प्यारे दोस्तों, जो पुर्तगाली था वो पहली बार जो अपना जो फैक्ट्री स्थापित किया था दोस्तों, वो 1503 ईस्वी में स्थापित किया था, सॉरी 1505 ईस्वी में। और वो किया था कहाँ पे, तो कन्नूर में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में और दूसरा फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की थी दोस्तों। फिर है कि 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, मतलब 1534 में पुर्तगाली जो था दोस्तों, वो बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से क्या करता है कि सतगांव में और चटगांव में, जो कि दोनों बंगाल में है, वहां पे भी फैक्ट्री स्थापित करने का क्या कर लिया, अनुमति प्राप्त कर लिया। मतलब वहां पे फैक्ट्री वो खोल सकता है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्यारे दोस्तों, पुर्तगाल में गयासुद्दीन महमूद उसको क्या किया, व्यापार करने का अधिकार दे दिया और फैक्ट्री खोलने का भी अनुमति दे दिया। लेकिन पुर्तगाली क्या करता है कि हुगली में ही जो बंगाल की खाड़ी था उसमें समुद्री लूटपाट करने के लिए अड्डा का इस्तेमाल कर दिया। और इस कारण से क्या करता है दोस्तों, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को क्या करता है, बंदी बना लेता है। मतलब इस सबसे क्या हो गया, एकदम तानाशाही टाइप का हो गया। और इसी कारण से शाहजहां क्या करता है, जो पुर्तगाली बस्ती था उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है और 1000 से अधिक जो पुर्तगाली निवासी था उसको बंदी बना लिया।
फिर कहा दोस्तों कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली स्थान पर सुतनौती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल चुना गया और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। प्यारे दोस्तों, कहा जाएगा कि कलकत्ता का स्थापना किसने किया, तो भाई साहब यही जॉब चरनौक है। ठीक है, यही जो व्यक्ति है दोस्तों, यही क्या करता है, कलकत्ता का स्थापना करता है। ठीक है, कलकत्ता का स्थापना कौन करता है, तो जॉब चरनौक। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब कहा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ किया। मतलब सबसे पहले जो पूंजी लगाया था दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो वो व्यक्ति थे डच। ठीक है, और डच पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, पूंजी लगाया था। 1602 ईस्वी में डच होलैंड जिसको वहां का सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मतलब दोस्तों कहेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1602 ईस्वी में। और ये आपका क्या है दोस्तों, वीवीआई है। फिर कहा कि इसकी कुल जो प्रारंभिक पूंजी है दोस्तों, लगभग 65 लाख गिल्डर थी। तो प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जो एक गिल्डर है, एक गिल्डर का मतलब क्या है दोस्तों, एक गिल्डर बराबर लगभग 41.5 रुपए पड़ता है, 41 रुपया 53 पैसा पड़ता है। ठीक है, फिर कहा कि इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने और विजय करने के संबंध में एक अधिकार दिया गया। फिर है कि इसका पूर्वी केंद्र जो एक बटेविया था, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, जकार्ता में स्थित है। फिर दोस्तों कहा कि डच पूर्वी साम्राज्य जो डच था, वो पूर्वी साम्राज्य का संचालन और प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था। इसके साझेदार एक निजी गुट के रूप में कार्य करते थे। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। फिर दोस्तों कि कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। प्यारे दोस्तों, कई जगह ये भी नाम पूछता है कि अंग्रेजों का वास्तविक नाम क्या है ना, तो भाई साहब यही है, क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही कहे कि अंग्रेजों का वास्तविक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कहा कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी, जो दिसंबर 1600 में था दोस्तों, उसमें ब्रिटेन की महारानी क्या करती है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया। यार दोस्तों, अधिकार पत्र प्रदान करने का मतलब होता है कि आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे युद्ध भी लड़ सकते हैं, वहां पे कब्जा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये अधिकार पत्र होता है। यहाँ पे लिखा हुआ व्यापार के लिए, लेकिन उस दौरान जो भी चीज होगा उसका वो सामना कर सकता है। फिर कहा कि इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। देखिए प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहा कि इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। मतलब जब इस कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया, तो उस समय जो भारत का बादशाह कौन था, अकबर। लेकिन पहली बार जो कंपनी का सर्वप्रथम जो स्थापना किया गया था भारत में, उस समय जो शासक था वो था जहांगीर। और वो किया गया कहाँ पे, तो मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में, और वो भी अस्थायी कारखाना खोला गया था। और 1613 ईस्वी में दोस्तों सूरत में क्या किया गया, अस्थायी कारखाना स्थापना किया गया। वर्ष 1613 में सूरत में
स्थापित कारखाना अंग्रेजों का एक अस्थायी कारखाना था। ठीक है, तो अस्थायी कारखाना कहेगा तो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, लेकिन अस्थायी कारखाना कहेगा तो सूरत में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्यारे दोस्तों, सूरत में अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज है। कहेगा कि अंग्रेज कब सूरत में स्थापित किया, तो 1613 में। सूरत में डच कब स्थापित किया, तो 1616 में। लेकिन फ्रांसीसी 1668 में। तीनों का क्रम ध्यान रखिएगा। अंग्रेज का बात करें तो 1613, जब डच का बात करें तो 1616, और फ्रांसीसी का तो 1668 में सूरत में स्थापित किया। अब कहा दोस्तों कि एक व्यक्ति था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट जो था दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने क्या किया, पुर्तगाली को स्वाली नामक एक स्थान है वहां पे हरा दिया था, पराजित कर दिया था। कहा दोस्तों कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई क्या किया, दहेज के रूप में, उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, और जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्यारे दोस्तों, जब इंग्लैंड का जो सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह होता है किससे, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, और इस स्वरूप में क्या करता है, पुर्तगाली जो थे वो अंग्रेज के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बई जो है वर्तमान में मुंबई, उसको क्या किए, दहेज के रूप में दे दिए, उपहार स्वरूप में। ठीक है, और उसने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, किराया पर दे दिया। अब कहा कि बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। अब प्यारे दोस्तों, जॉन चाइल्ड एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी जो समुद्री तट था उसके जितने भी बंदरगाह पर जो यात्री हज जाते थे उसको बंदी बनाने का पूरा प्रयास किया, और स्वाभाविक है कि बंदी बनाया गया तो इसके फलस्वरूप क्या करता है, अंग्रेज गुस्सा आता है। अंग्रेज ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। किसको, तो अंग्रेजों को। फिर कहा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, और उसी का विस्तार मात्र था ये कर्नाटक का युद्ध। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या किया, 1746 ईस्वी में युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया, और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। मतलब दोस्तों कि फ्रांस का जो जहाज था उस पर अंग्रेजी सेना क्या करता है, अधिकार कर लेता है, उसको कब्जा में ले लेता है, और यही कारण था कि उस समय जो कर्नाटक का युद्ध हुआ तत्कालीन कारण था। फिर कहा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मतलब दोस्तों कि उस समय के जो मुस्लिम राजा थे अनवरुद्दीन महफूज खां, वो क्या करता है कि अंग्रेजों का साथ देता है और फ्रांसीसियों को हराने के लिए, और इसी क्रम में क्या करता है कि लगभग 10,000 सेना भेजता है, भारतीय सेना, ताकि जाके और अंग्रेजों को क्या करे, इस चीज का हरा दे, अंग्रेजों को सपोर्ट करे और फ्रांसीसियों को हरा दे। फिर कहा कि कैप्टन पाराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया। मतलब 10,000 सेना लेके गया, उसके बावजूद भी क्या करता है, सेंट थोमे नामक स्थान पर क्या किया, नवाब को पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी क्या होता है, समाप्त हो गया। एला सापेल की संधि जो होती है दोस्तों 1748 ईस्वी में होती है। प्यारे दोस्तों, ये भी पूछता, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था, तो एला सापेल की संधि के साथ। कब, तो 1748 ईस्वी में। और जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था, और 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः क्या होता है, प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग जानते होंगे आप कि अगर कहीं पे कोई युद्ध लड़ रहा होता है तो उसमें क्या होता है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खतरनाक लोग होते हैं, मतलब वो किसी तरह बस युद्ध जीतना चाहते हैं। उसी में से एक व्यक्ति थे डुप्ले, जो दुनिया का कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जिसने वो प्रयोग करने के लिए मतलब कोशिश नहीं किया था। फिर कहा दोस्तों कि यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार भारतीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। प्यारे दोस्तों, डुप्ले का काम क्या था? डुप्ले क्या किया कि डुप्ले का कहना था कि भारतीय सेना हम नियुक्त करेंगे, और जो भारतीय सेना नियुक्त किया तो उसका जो भारत में भारतीय राजदरबार में यूरोपीय सेना नियुक्त किया, ठीक है। और उसका जो पैसा था दोस्तों, उसका जो तनख्वाह था वो दिया किसे? तो भारतीय राजदरबारों से। मतलब का यूरोप का व्यक्ति आके और भारत में सेना बनेगा और उसका पैसा दिया जाएगा किसके द्वारा? तो भारत के राजदरबार दिया। और सेना किसके लिए काम करेगा? तो यूरोपीय के लिए। मतलब काम भी उसका, सब कुछ उसका, और पैसा कौन देगा? तो भारतीय देंगे, ठीक है। और यही रीजन रहा दोस्तों कि भारत का खजाना क्या किया? खाली होते चला गया। फिर कहा कि लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कहा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और जिसे क्या कहते हैं? कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। तो प्यारे दोस्तों, कभी आपसे पूछ दे कि कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस किसे कहा गया है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसी को कहा गया है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ है और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। प्यारे दोस्तों, जितना भी जो कंपनी था फ्रांसीसी, उसका भी निर्माण राज्य के द्वारा किया गया और इसका सारा जो खर्च देता था दोस्तों, वो राज्य सरकार देता था। कहा कि 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ था, जिसे जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना की थी। फिर दोस्तों कि कहा कि मरकरा। अब देखिए दोस्तों, कहा मरकरा हो गया दोस्तों। यार दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके पास एक बेहतर मौका है कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो है दोस्तों वो समय नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बस एग्जाम है, देख लेंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ेंगे और हो जाएगा। तो फिर ऐसा सोचिएगा दोस्तों, तो फिर वो आपके लिए क्या होगा? बुरा साबित होगा, है ना। और ये दुर्भाग्यपूर्ण हमको कहना भी पड़ रहा है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, दुनिया का कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो बिना पढ़े आपको रिजल्ट दिला सके, ठीक है। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि हाँ ये शॉर्टकट पढ़ लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, तो समझ जाइए कि वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, अब कहा दोस्तों कि मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई, ठीक है। फिर कहा दोस्तों, जैसे पहली जो फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई थी दोस्तों, कहाँ किया गया था? तो वो आपका, चलिए, लुई 14वें के इसे, चलिए दोस्तों, पहला जो किया गया था वो फ्रांसीसी लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। चलिए, अभी इसका नहीं दिया हुआ, पहले कारखाने का स्थापना हुआ सूरत में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1667 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई, ठीक है। अब कहा दोस्तों, और दूसरा किया गया 1669 ईस्वी में, कब? मुसलीपट्टनम में। फिर डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टनम में की थी। अब डच का बात आता है दोस्तों। डचों की बंगाल में पहली कंपनी जो थी दोस्तों, पिपली, पिपली आपका है कलकत्ता में, पिपली में 1627 में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बलासोर चले आए। प्यारे दोस्तों, डच जो है वो पिपली में पहला किया था, कहां पे? 1627 ईस्वी में। और पिपली भी पड़ता है कहां पे? तो पश्चिम बंगाल में। और बलासोर भी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो बलासोर चला आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंचूड़ा में अपनी कंपनी स्थापित की। प्यारे दोस्तों, चिंचूड़ा भी पड़ता है कहां पे? तो पश्चिम बंगाल में। अब कहा दोस्तों कि चिंचूड़ा के डच किले का
जो चिंसुआ का जो डच किला था दोस्तों, उसको बोलते हैं गुस्ताविस फोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन है, कई बार पूछता है कि गुस्ताविस गुस्ताविस जो फोर्ट है वो किसको कहते हैं, तो चिंसुआ के डच किला को। अब है दोस्तों कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा जो है वो सोरवा और अफीम जो है दोस्तों, सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यार दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जो और आधुनिक भारत में जो सबसे ज्यादा सोडा और अफीम का जो उत्पादन करता था दोस्तों, वो बिहार करता है। फिर है कि अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेज के शासन काल में दोस्तों बिहार क्या था, एकदम अफीम उत्पादन काल में एकदम सर्वश्रेष्ठ था। फिर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब देखिए दोस्तों, कहा कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शीद कुली खां था दोस्तों। ठीक है। अब कहेगा कि जो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था मुर्शीद कुली खान। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले आया। ठीक है, पहले ढाका था दोस्तों, ऐसा यहाँ से राजधानी मकसूदाबाद ले आया और नगर का नाम क्या रखा, मुर्शिदाबाद रख दिया। ठीक है, चूंकि इसका नाम क्या था, मुर्शिद कुली खां था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मुर्शिदाबाद रख दिया। कहा दोस्तों कि इसने भूमि बंदोबस्त में इजरा व्यवस्था की आरंभ की। तो कहेगा दोस्तों कि भूमि व्यवस्था में इजरा व्यवस्था की आरंभ किसने की थी, तो वही मुर्शिद कुली खां ने। और अलीवर्दी खां ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की थी। यार दोस्तों, अलीवर्दी खां एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, यूरोपीय जो अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, उस सब का तुलना किससे किया, मधुमक्खी से। और कहा क्या चीज, कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार डालेंगे। मतलब अगर उसको छेड़ दीजिएगा तो क्या करता है, मधुमक्खी में छत्ता में क्या करते हैं, अगर चुपचाप उसको नहीं कुछ करते हैं तो क्या करता है, उस शहद देता है। लेकिन जैसे ही उसमें पत्थर मारते हैं तो क्या होगा, वो काटना स्टार्ट कर देता है ना। तो यही तुलना किससे करता है, अलीवर्दी खां, अंग्रेजों से करता है, फ्रांसीसी से करता है, डच से करता है, डेन से करता है, पुर्तगाली से करता है। ठीक है। मतलब दोस्तों कि एक तरह यही है कि उसका गुलाम बन के ये था अलीवर्दी खां। कहा कि इसकी मृत्यु के पश्चात दहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की घटना दोस्तों 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। ब्लैक होल जो था दोस्तों, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लैक होल का घटना का मतलब यह है दोस्तों कि एक एक घर था जो 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, जिसमें क्या किया गया, लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। और जब अगला दिन उसमें से केवल मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज एकदम गुस्सा गया और 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध करता है, 23 जून 1757 ईस्वी को। चलिए यहाँ दिया भी है। कहा जेड जे हॉलवेल ने, जो शेष जीवित रहने वाले में से एक थे, के अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया और अगले दिन उसमें से मात्र केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। स्वाभाविक है दोस्तों कि अगर छोटा सा रूम में ज्यादा व्यक्ति को बंद कर दीजिएगा तो एक ही रीजन हो सकता है कि जो मजबूत व्यक्ति होगा वो कमजोर कमजोर व्यक्ति के बॉडी पे चल के उसको कुचल देगा, है ना। और उसको इसी तरह करके कि जो आखिर में मजबूत रहा होगा 23 व्यक्ति वही बचा होगा। फिर कहा कि यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है और समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मतलब यहां से ये भी चीज स्पष्ट होता है दोस्तों कि जो गुलाम हुसैन है उसका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, सियार उल मुतखैरिन। अब कहा दोस्तों कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। फिर कहा दोस्तों कि प्लासी, वर्तमान में जिसका नाम क्या प्लासी है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है। कहा दोस्तों कि क्लाइव जो था, क्लाइव भारत के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक था और 65 से 67 ईस्वी तक था। मतलब 2 बार बना गवर्नर, कब कब, तो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी और 1765 से 1767 ईस्वी। कहा कि इस दौरान उसने अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी।
और इसी दौरान क्या करता है दोस्तों, जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसके साथ क्या करता है, संधि कर लेता है ये। चलिए, इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था दोस्तों, ठीक है। मतलब क्लाइव वो व्यक्ति था जो क्या किया, एकदम लुटेरा राज्य का, एकदम भारत को लूटने का पूरा प्रयत्न किया गया। और एक व्यक्ति था, एक दार्शनिक था पीट। पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल है। क्लाइव का बात कर रहा है, जबकि वह क्या था, लुटेरा उसको कहा जा सकता है। कहा दोस्तों कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था दोस्तों। जो अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी था मीर कासिम, वो सबसे योग्य माना जाता है। कहा कि पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका है। मतलब दोस्तों, पहले क्या होता था कि राजा महाराजा भी कोशिश करते थे कि राजा बनने से पहले उसका पुत्र या उसका पौत्र जो भी हो, कम से कम कहीं का फौजदार हो, कहीं का दीवान नियुक्त हो, ताकि उसको एक चीज का अनुभव हो सके कि हाँ, काम कैसे करना है, हम क्या कर सकते हैं अपने राज्य के लिए, है ना। और लगभग सभी राजा इस चीज का कहीं ना कहीं अपना ये रखते थे। कहा कि वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। यार दोस्तों, ये मीर कासिम चाहता था कि किसी तरह हम क्या करें, मुर्शिदाबाद से ये जो अपना राजधानी है वो मुंगेर ले जाए, ताकि क्या हो, कलकत्ता से दूर रहेंगे। और इससे क्या होगा कि अंग्रेज का इस पे कोई हस्तक्षेप ना होगा। अंग्रेज जल्दी क्या करेगा, कोई चीज के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर है दोस्तों कि मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। जो मीर कासिम था दोस्तों, वो सेना का जो गठन किया वो यूरोपीय पद्धति के आधार पर ही करता है। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे, तोरेदार बंदूक, तोरेदार बंदूक उसी को बोलते हैं मैचलॉक गन, बनाने की व्यवस्था की गई। प्यारे दोस्तों, आप लोग अभी भी सुने होंगे कि मुंगेर जो है ना, वो देसी कट्टा बंदूक बनाने के लिए क्या है, प्रचलित है। और ये तब से प्रचलित है जब से कि मीर कासिम अपना राजधानी वहां ले गया। और क्या किया, इसी के द्वारा मुंगेर में तोप खाना का, तोरदार बंदूक का, उसी को मैचलॉक गन बनाने का व्यवस्था किया गया। और तब से लेकर दोस्तों ये आज भी क्या है, मुंगेर इस चीज के लिए प्रचलित है। फिर कहा दोस्तों कि इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयत्न के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर बड़ा बड़ा जुर्माने लगाए गए और कुछ नए कर लगाए गए तथा पुराने करों का 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया गया। मतलब 3/32 भाग का मतलब है दोस्तों कि 32 में से 3 रुपया वो क्या करेगा, रख लेगा, वो टैक्स के रूप में। फिर कहा कि उसने एक और खिजरी जमा, जो एक और कर लगाया, जो खिजरी जमा, जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था, वो भी प्राप्त किया। ठीक है। फिर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। मतलब प्यारे दोस्तों, 3 लोग मिलकर लड़ रहे थे। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और मीर कासिम को, और दिल्ली का जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय, तीनों ही सेना को क्या किया, बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया गया। और जैसे ही इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान जो था दोस्तों, वो मेजर हेक्टर मुनरो संभाल रहा था, उसी के हाथ में था। और इस युद्ध के समय विंसिटार्ट जो था वो बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध का परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी, और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अगर दिल्ली सरकार को, अगर केंद्र में जो बैठा सरकार है उसको ही हरा दे, तो फिर क्या होगा, उसको चुनौती देगा कौन, कोई नहीं दे पाएगा, है ना। तो वही सेम चीज था यहाँ भी। और इसी कारण से दोस्तों कि इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। मतलब जैसे ही वो तीनों सेना को पराजित किया, उसके लिए क्या हो गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठना एकदम आसान हो गया दोस्तों।
फिर है कि बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जाफर, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। जो बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मिर्जाफर था, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। और इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है दोस्तों अगस्त 1765 ईस्वी में। 16 अगस्त 1765 ईस्वी के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया, मतलब अंग्रेजों के तहत बंदी बना के उसको संरक्षण ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया दोस्तों। और इलाहाबाद में करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़े थे शाह आलम को मिले। करा का एक क्षेत्र था दोस्तों, इलाहाबाद तथा करा का जो क्षेत्र में नवाब छोड़ दिया था वही क्षेत्र किसको मिल गया, शाह आलम द्वितीय को। 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, मतलब उसे जितना रेवेन्यू आएगा सब अंग्रेज ले लेगा, जिसके तहत कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था। मतलब कंपनी को जो शाह आलम द्वितीय था उसको कितना पैसा देगा कंपनी, 26 लाख रुपए अंग्रेज देगा शाह आलम द्वितीय को। तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपया देना था। ठीक है। अब दोस्तों कि इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था, और इस समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। मतलब दोस्तों कि बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत किसने किया था, तो क्लाइव ने किया था, और उसको समाप्त किसने किया था, तो हेस्टिंग्स ने किया था। कहा कंपनी ने दीवानी कार्य के 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो था दोस्तों वो आपदाओं से ग्रस्त रहा, और उसे 1788 ईस्वी में क्या किया, अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। मतलब दोस्तों कि शाह आलम द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, वो दोनों कंपनी के संरक्षण में आ गया और मात्र उसका पेंशन लेके बस जीवन गुजारने का कोशिश रह गया। मतलब जो राजा बनने वाला था, जिसको पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाना था, वो सिर्फ एक पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा वर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। दोस्तों कि जिसके विरुद्ध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली जो खासी जयंतिया के लोगों ने अपना नेता तीरथ सिंह को नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जैसे दोस्तों जो खासी जयंतिया थी तो पहाड़ के बीच में वो नहीं चाहती थी कि पहाड़ को क्या किया जाए, तोड़कर रास्ता बनाया जाए, और इसी कारण से जो पहाड़ी पर रहने वाले जो खासी जयंतिया थी तो उसने अपना नेता जो था तीरथ सिंह, उसके नेतृत्व में क्या किया, पूरी तरह से विरोध कर दिया दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों अब है कि के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। मतलब पन्नीकर का कहना था दोस्तों कि जो क्लाइव का शासनकाल था वो डाकुओं का शासनकाल था। और प्यारे दोस्तों यहीं पे आपका ये सेशन समाप्त होता है। और दोस्तों एक चीज और हम कहेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सफलता चाहिए किसी भी एग्जाम में, तो ये 4 चीज उसको फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये चारों चीज क्या क्या है, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, और जिन दोस्तों को समझ नहीं आ रहा है, चलिए पहला है दोस्तों, पहला कहा दोस्तों कि 4 टाइम्स रिवीजन। मतलब कि किसी भी चीज को अगर आप 4 बार रिवीजन करते हैं दोस्तों, तो वो आप मान के चलिए कि आपको वो क्या होता है, माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मतलब याद रहेगा। दूसरा है दोस्तों सॉल्व पीवाईक्यू। फिर दोस्तों जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा। ठीक है। तीसरा है दोस्तों सॉल्व मॉक टेस्ट।
दोस्तों मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए, जैसे कहीं से भी किसी प्रकाशन का आप किसी भी पब्लिकेशन का आप मॉक टेस्ट ले लीजिए और शुरू से बनाइए उसका, और जहां आपको दिक्कत है वो एक्सप्लेनेशन उसको देख लीजिए। और चौथा है दोस्तों कि रिपीट 1 2 3 4, सॉरी 4 नंबर है दोस्तों, रिपीट 1 2 3। मतलब जब ये तीनों हो जाए दोस्तों तो इसका मतलब है कि बार बार इसको रिपीट करते रहिए। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस। यार दोस्तों ये आपको फॉलो करना चाहिए, आप नहीं भी करेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ समस्या है दोस्तों, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर किन्हीं को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे आपका क्या है, आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताइएगा, हम उस टॉपिक पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो डाल के आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जो लोग अभी भी तैयारी नहीं किए हैं दोस्तों, तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी भी बीपीएससी का, तो दोस्तों अभी भी आंख खोलिए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। ठीक है, और इसी चीज को बिना देर किए हुए आप क्या कीजिए, अपना जो भी क्लास है, चाहे जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर किसी को कोई समस्या है और किसी प्रकार का वो सुझाव देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी परेशानी के लिए आप इस नंबर पे 9304933881 इस पे कॉल कर सकते हैं। फिर दोस्तों इंस्टाग्राम पेज हो आपका गियर एग्जाम्स 1, आप ये सर्च करेंगे तो ये आपको लोगो दिख जाएगा, यही है, इस पे आप फॉलो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों टेलीग्राम, तो प्यारे दोस्तों इसी टेलीग्राम पे आपको क्या है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, इसलिए ये तो जरूर ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ हम कहाँ डालते हैं, टेलीग्राम पे ही, क्योंकि यूट्यूब पे डालने का कोई भी जगह नहीं होता है। और दोस्तों अब है फेसबुक पे, आप फेसबुक पेज पे चाहे तो देख सकते हैं, ये आपका डियर एग्जाम्स 1 है। ठीक है, और दोस्तों जो लोग अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए @डियर एग्जाम्स 1। और दोस्तों आप लोग के जो भी फ्रेंड सर्कल में, जो रिलेटिव सर्कल में जितने भी लोग हैं, आप उनको ये भेज सकते हैं और सब्सक्राइब के लिए उनको कह सकते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये बेहतर समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। यार दोस्तों आखिरी बात ये कहेंगे कि अगर कोई आपको भ्रमित कर रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ बस 10 दिन में हो जाएगा, या ऐसे पढ़ लोगे, ये छोटा सा बुक है, पतला सा बुक है, ट्रिक है, ऐसा है वैसा है, तो आप इन चक्करों में नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि बिना आपको पढ़े कुछ नहीं होना है, ये चीज आप माइंड में डाल लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।